Yes, very good morning, class. As you know, in the last class, we are discussing about the calculus first part, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीजें को डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किया। अगर आपने वो वीडियो बेटा नहीं देखा है, तो जितनी जल्दी हो जाएगा फर्स्ट वीडियो देखिए, तब आगे चल करके चीजों को समझ पाएंगे आप। देखिए, मैं अभी शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ फॉर योर एनुअल एग्जाम पर्पस के बिहाफ पर। उसके बाद मैं पूरा डिटेल में ये डाटा को फिर से तैयार करूंगा, जिसमें थर्ड में मेंशन रहेगा कैलकुलेशन इन डिटेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं केडी सर फिजिक्स में आज आपको समझाने जा रहा हूं कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन का पार्ट को आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पार्ट को डिस्कस करने से पहले प्रीवियस जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको याद आए कि सर ने जो होमवर्क दिया था उसे भी डिस्कस कर देते हैं। तो बच्चे आप देख सकते हो, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आपको कि डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मान लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और दे दिया था मैंने a sin ओमेगा टी प्लस 5, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने, जिसमें डिफरेंशिएशन करने के टाइम पर आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो a है, a एट प्रेजेंट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है और 5 कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि a इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट और 5 इज कांस्टेंट। ऑलराइट, और जो चीज कांस्टेंट होता है अक्सर हम लोग उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं इस पूरे इक्वेशन में से, लेकिन रिजॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो जब इस क्वेश्चन को अटैक करने के लिए स्टार्ट किया मैंने, तो डिफरेंशिएशन करने के टाइम पे जो ए पार्ट जो दिख रहा है मुझे, ए को मैं पहले क्या करूंगा, बाहर करूंगा। ए को बाहर किया, अब मुझे दिख रहा है डिफरेंशिएशन का डाटा, दैट इज अ साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूं, शायद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों अगर आप ध्यान दो चीजों को, तो ऑब्जर्व करना यहां पर कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। किसी के माइंड में कंफ्यूजन में कभी कभी ये आता है कि सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा होगा या प्लस कॉस थीटा होगा। तो इस चीज को मैंने इंटीग्रेशन करके लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जब भी कभी इंटीग्रेशन में साइन थीटा आए तो उसका अक्सर क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। तुम बोलोगे सर आपको कैसे याद है? तो मैंने आपको उस दिन ट्रिक दिया था कि दो बार एस दिखे तुम्हें, दो बार इंटीग्रेशन का साइन फॉर्मेट दिखे, अक्सर तुम क्या लगाओगे, इसमें माइनस लगाओगे। अगर वहीं पे डिफरेंशिएशन फॉर्म है, उसमें दो बार एस तो दिख नहीं रहा, तो सिंपल है, इसका क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो इन शॉर्ट we represent this data in this way, और हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कौन है भाई, ध्यान से देखो, थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस 5, तो हम लोग लिखेंगे कॉस ओमेगा टी प्लस 5। फिर मुद्दा उठता है कि सर क्या ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्या इतना तक करने से काम हो जाएगा? लेकिन नहीं बच्चों, इतना तक करने से काम नहीं होगा। इस फंक्शन के साथ हमें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द चेन सिस्टम के बिहाफ पर मुझे ओमेगा टी प्लस 5 को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाओ यहां पर और डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी प्लस 5। मैं एक एक्सपेंड करके रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। अब एक और स्टेप लिखूंगा, चाहूं तो मैं एक ही स्टेप में आंसर बोल सकता था, लेकिन एक और स्टेप लिखना चाहूंगा इसमें कि लिखा मैंने ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिखने के बाद में इस चीज को भी एक बार ब्रेकआउट कर दो। ब्रेकआउट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस था ये, तो प्लस लगा करके डी बाई डी टी ऑफ 5। एक बात बताओ, तुम लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो टर्म ही अगर वहां पे ना हो तो ये टर्म क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0 होगा। आगे आ जाओ, तो इस कहानी का लास्ट अंत आ चुका है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी आपको ध्यान होगा, अभी जस्ट मैंने बोला कि ओमेगा इज अ कांस्टेंट। अगर मैं अलग से इसको डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी को, ओमेगा को अगर मैं बाहर रख दूं तो डी बाई डी टी ऑफ टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी की डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और ओमेगा तो बाहर रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, ओमेगा इंटू 1, और आंसर बिकम्स द ओमेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से लाइक दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी इज मस्ट बी ओमेगा, जिसमें से ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आया, तो कुल मिलाकर के मैं ये बोल सकता हूं कि ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा आएगा। एट लास्ट द रिजल्ट इज, इसका आंसर ओमेगा को पहले लिख दे रहा हूं मैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस
फाइव, यस और नो, जल्दी बोलिए यस और नो। तो सिंपल है, a omega cos omega t plus phi is the correct answer for the answer that is the a sin omega t plus phi. Is it clear? बच्चों एक बात और बोलना चाहूंगा मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं एसएचएम वगैरह में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया, मैं जो रिवीजन करवा रहा हूं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपके फाइनल एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ इस तरह के डाटाज देखने के लिए मिलेगा और इसकी यूटिलाइजेशन करके आप एग्जाम में बेहतर तो बेहतर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए सर, अगर मैं यहीं पर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देता, डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दे देता, तो भाई अभी जस्ट समझाया तुम्हें, रूल तो तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा का तुमको अभी ट्रिक बताया मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ए क्या है, फिर से कोफिशिएंट ए को बाहर निकाला मैंने, डी बाई डी टी लिखा मैंने, और अंदर क्या है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस डाटा को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर से इसका ओवरऑल रिजल्ट लिखने का पीछे मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी का रिजल्ट होगा माइनस, क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, राइट, तो लिख दिया मैंने माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, तो लिख दिया ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ए तो बाहर था ही ऑलरेडी, तो ए तो बाहर लगाएंगे ही पहले ही, लेकिन इसके साथ चेन के सिस्टम के हिसाब से ये फंक्शन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पिछले बार तुमने देखा, ओमेगा टी प्लस फाइव को भी बाद में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और ओमेगा टी प्लस फाइव को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो फाइव बन जाता है जीरो, और ओमेगा टी में से बच जाता है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कारण से यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा ओमेगा, तो इसलिए इसका रिजल्ट होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा प्लस फाइव। और लास्ट क्वेश्चन एक और मैंने आपको होमवर्क के बिहाफ पे दिया था, जिसमें बेसिक सा डिफरेंशिएशन था, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। भाई कई बच्चे देख करके इसको दिमाग खराब हो जाते हैं, भाई ये क्या दे दिया क्वेश्चन, इसमें किस तरह से ये चीजें होंगी। तुम सोचोगे भाई ये क्वेश्चन में क्या डाटा है, क्या चीजें हैं जो आखिर हम लोग को बैन वक्त पर वो चीजें सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा। तो भाई ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया, अगर वो बेसिक अगर आपने नहीं कमांड करा तो आगे चल करके भाई न्यूमेरिकल में दिक्कत होने वाला है, 12th में तो भंडा फुटने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रीवियस वीडियो देखे बिना इस क्वेश्चंस को अटैक तो करना ही नहीं। तो फिर से देखो, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी कॉस ओमेगा टी है। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डायरेक्ट आंसर लिख दो भाई, डायरेक्ट आंसर लिख दो, दिक्कत क्या हो रही है। एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ए साइन ओमेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, जल्दी बताना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा। जल्दी से, अगर कंफ्यूजन अगर तुम्हें फिर से हो रहा तो फिर ध्यान रखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेशन दिखे तो अक्सर आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, प्लस कॉस थीटा, तो इसलिए आंसर होगा कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अभी जस्ट सिखाया आपको, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन लगा देंगे बाहर ओमेगा, और ए तो बाहर आना ही है क्योंकि ए कोएफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देख भाई, कॉस का क्या होगा, माइनस होने वाला है, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो मैंने माइनस लिख दिया, और बी तो बी रहेगा ही, और कॉस का हो जाएगा तुम्हें माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, तो आंसर होगा अपने पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर आपसे कोई ये बोलकर क्वेश्चन पूछा है कि एक्स दिया हुआ है तुम्हारे सामने, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस बी कॉस ओमेगा टी भाई साहब, और तुमसे कोई एक्सेलरेशन पूछा है, लास्ट क्लास में पूछा और कोई नहीं है भाई, मैंने ही पूछा था, तो एक्स अगर वैल्यू दिया हुआ है तो आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, वेलोसिटी आया। अगर दोबारा इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब डाटा को दिमाग में सेट करके रखो ताकि क्वेश्चंस का इंडिकेशंस आपको समझ में आए और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो भी क्लियरिफाई होते रहे। इज इट क्लियर? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑल राइट। अब कैलकुलस का वो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि रियलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। देखिए भाई, फिजिक्स में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स की डिटेलिंग फॉर्मेट में पूरा पूरा कैलकुलेशन करो,
लेकिन भाई बेसिक नहीं सीखा तो क्या सीखा वाला सिस्टम है भाई। बेसिक नहीं सीखा तो क्या सीखा। बेसिक में ये एक ऐसा मात्र टॉपिक है जिसके बिना मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला क्वेश्चन, जिसके बिना कई चैप्टर्स अधूरे रह जाएंगे तुम्हारे, जिसके बिना एसएचएम नहीं बनने वाला। तो भाई इस डाटा को तो सीख लो, उसके बाद ही तो मैं आऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैलकुलस का वो पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। इंटीग्रेशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, दो तरह का इंटीग्रेशन होता है बेसिकली। एक जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट, ठीक है, दोनों को इकट्ठा एक साथ निपटा दूंगा मैं, लेकिन रूल्स ध्यान में रखेंगे तब जाकर के मैं निपटा सकता हूं चीजों को। डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अंतर क्या है गुरुजी? अंतर क्या है भाई? अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? दोनों तो इंटीग्रेशन ही था सर। अंतर बस ये है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर ये फंक्शन x है, साथ में हमेशा क्या दिखना पड़ेगा? dx होना चाहिए। ठीक है सर, अगर मुझे y दिख रहा है तो y दिख रहा है और यहां पे मैं dx लिखा है, तो इस y को उस टाइम के लिए तुम क्या मानोगे? कांस्टेंट करोगे कहां? बाहर। किससे बाहर? इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। y को बाहर करा और बना क्या? dx। अब dx इंटीग्रेट करते रहो, सिंपल है। दूसरी बात, इनडेफिनिट में क्या केस है सर? पहले डेफिनिट तो सुन लो। ये फंक्शन है तो dx रहेगा, और जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, ये है डेफिनिट। तो डेफिनिट में एक डाटा है कि फंक्शन fx dx, इसके साथ किसी भी तरह का प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एक चीज काम करता है, दैट इज कॉल्ड द लिमिट। लिमिट हमें उस आंसर तक पहुंचा देता है जिस आंसर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसी का ही लिमिट लगता है x1 से x2 तक, और जो फंक्शन दिया हुआ है उस लिमिट को यूटिलाइज करने के बाद, उस लिमिट को यूटिलाइज करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आंसर मिलता है, वो भी एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। अभी बता रहा हूं एग्जांपल्स। इनडेफिनिट में क्या होता है भाई कि fx है, फंक्शन दिया हुआ है, dx है, फंक्शन दिया हुआ है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसके साथ अपने को क्या लगाना पड़ेगा? प्लस सी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट का फंडामेंटल नहीं है। लिमिट का मतलब है यहां से। ये क्या है भाई? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मतलब बेटा समेशन। पहले के टाइम पे यूज करते थे हम लोग ये सिग्मा वाला फॉर्मेट, जिसमें हम लोग यूज करते थे n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। याद करो, उसी सिग्मा को थोड़ा अपडेट किया न्यूटन ने, और उस सिग्मा को न्यूटन ने अपडेट करने के बाद में कहीं ना कहीं इंटीग्रल, सम ऑफ इंटीग्रल फॉर्मेशन लेकर के आया सबके सामने, और इस चीज को सिग्मा को रिप्रेजेंटेशन को चेंज करके इंटीग्रल फॉर्मुलेशन सबके सामने लेकर के आया है। तो सबसे पहले रूल सीख लो भाई। रूल क्या कहता है उसको ध्यान से देखो बच्चों। रूल क्या कहता है उसको ध्यान से देखो। रूल नंबर 1 बेसिक रूल है। रूल नंबर 1 रूल कहता है कि अगर इंटीग्रेशन x की पावर n को अगर कर रहे हो और फंक्शन x है और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? dx। xn की पावर n है और फंक्शन क्या? dx, तो रिजल्ट इसका हमेशा क्या होगा? x की पावर n + 1 by n + 1। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन में होता था कि छोटी से छोटी वैल्यू का मिनिमाइज करना, कम करते जाना। जैसे x की पावर n का क्या होता था? n x n की पावर -1। यहाँ क्या है? x की पावर n। यहाँ पे क्या होता है? एडिशन। एडिशन मतलब एक जोड़ते हुए चलेंगे, और जो पावर लिख दिया नीचे भी वही लिखेंगे भाई। जो पावर लिख दिया नीचे भी वही लिखेंगे, इस चीज को भूलना नहीं भाई। ठीक है, x की पावर n, और जब भी आंसर लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, बात खत्म। ठीक है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हो, जनरल ब्रैकेट बना रहे हो, तो मजा नहीं आ रहा आंसर्स में भाई। देखो, कंपटीशन इज ओके, लेकिन द पार्ट इज दैट सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए, क्वेश्चन उठाते हैं एक साथ दो, ताकि दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का मेल कंप्लीट डाटा आपको समझ में आ जाए। ये क्लियर हो जाएगी हाँ गुरुजी जो समझाए हैं अब मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 2, एक फंक्शन ले लिया मैंने x² और लिख दिया dx। अरे सर, इसी क्वेश्चन को आप ये इनडेफिनिट से करके दिखाइए पहले। तो मान लीजिए x² और साथ में dx, इसमें कोई भी लिमिट है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन को देखो, दोनों में अंतर क्या है? एक में लिमिट है और एक में लिमिट नहीं है। रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ भाई, रूल तो फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो कर रहा है? कि इस पे x/n है, उसमें भी x/n है। ठीक है, x/n है, x/n है। ऑल राइट। अगर चीजें ओके हैं तब तो काम हो जाएगा। तो चीजें ओके हैं तो सर सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करिए। तो x/2 है, x/2 है, तो रिजल्ट क्या होगा? x की पावर 2 + 1 upon 2 + 1। दिस इज द आंसर, एंड द रिप्रेजेंटेशन टोटल आंसर शुड बी x/3 upon 3। लेकिन हमने क्या बताया था? रिजल्ट आते ही क्या लगाओगे? +c। बट सर, क्या इसमें +c लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं है भाई, क्योंकि लिमिट का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे।
ध्यान से देखना बेटा, इस बेसिक क्वेश्चन को ध्यान समझो। अगर इस बेसिक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे ना, तो कहीं ना कहीं समस्या आएंगी। कहने के लिए होता है कि भाई कैलकुलस में क्या है, इसके बिना तो चल जाएगा। मैक्सिमम टीचर्स कहीं ना कहीं कैलकुलस को ही छोड़ बैठते हैं, और पूरा स्टूडेंट के साथ जो हालत होती है वो बाद में बात करूंगा मैं। इसके बाद जैसे मैं ये डाटा को समझाऊंगा, मैंने बोला है एक फाइनल डिटेलिंग, एक पूरा पूरा पीडीएफ तैयार करके लाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एनसीईआरटी मेंस एडवांस तक के क्वेश्चंस को उठा के लाऊंगा, और आप देखोगे और चकित होगे कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों इसका आंसर देखो, इसका आंसर तो पता है ना सर, ये आएगा ही x बार 3/3। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो एक सम होगा, नीचे जो है पावर वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्लस से लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी लिमिट है इसमें पहले 0 से 2 तक है पुट करना है। ये ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू 2 है, तो 2 किस में डालोगे? क्या 3 में डालोगे? क्या जो वेरिएबल उसी में डालोगे? वेरिएबल कौन है? x है ना। पहले अपर लिमिट को पुट करो। जैसे अपर लिमिट को पुट करोगे तो 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर हो जाएगा 3, और लोअर लिमिट कितना है? 0। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में क्या लगाओगे? माइनस, और फिर लगाओगे 0 की पावर 3, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 3। अब इसको रिजॉल्व करो। 2 की पावर 3 मतलब कितना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। वेरी गुड। तो 8/3 इज द एग्जैक्ट आंसर। दोनों में आंसर में अंतर देख लो। अभी तक ये वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसका वेरिएबल गया लेने। 8/3 मींस 8/3, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। इज इट क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, तब जाके इंटीग्रेशन कर पाओगे। क्योंकि इंटीग्रेशन का फिर से मैंने बोला, मैं पूरा मैथमेटिक्स नहीं बनाने जा रहा हूं तुम्हें, मैं तो फिजिक्स का वो डाटा बताने जा रहा हूं जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ना 12th में ना 11th में झांसा मारते रहोगे आता है आता है, आता कुछ है नहीं। फिर बोलते रहना, बस बोलते रहना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले कर रहे हैं, मेहनत करने वाले कर रहे हैं। बच्चे जल्दी से इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके और चेन रूल कंसेप्ट। इज इट क्लियर? यस, जल्दी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगला फॉर्मेट आपके पास आ रहा है, इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट डाटा है उसके बिना भाई इंटीग्रेशन अधूरा है। क्या डाटा है गुरुजी? तो भाई मैं जो सिखाने जा रहा हूं ना, वो है चेन रूल कंसेप्ट्स। चेन रूल कंसेप्ट को अगर तुम ऑब्जर्व कर लिए तो फिर काम हो गया। देख भाई, अब मैं बता रहा हूं थोड़ा सा चेन रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन समझाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोगों के फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन में जैसे मान लीजिए आ गया साइन 2x और मैंने साथ में लिख दिया dx। साइन 2x और साथ में लिख दिया dx। भाई जल्दी से वीडियो पॉज करके अपना आंसर बता दो, ठीक है। आंसर सही आना चाहिए, पाप लगेगा ये झूठ मूठ का बोलोगे तो। अब देखो यहाँ पे चेन रूल क्या यूज करना है, सामने देखिएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। साइन 2x की अगर मैं बात कर रहा हूं, साइन 2x की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फिर से मैंने लॉजिक क्या समझाया? 2 बार s बोले तो माइनस, 2 बार s बोले तो माइनस। मन में बोलो, 2 बार s बोले तो माइनस, 2 बार s बोले तो माइनस, तो माइनस कॉस थीटा। सिंपल सर, माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 2x लिख दिया, 2x। फिर गुरुजी ये 2x को क्या करें? 2x को करना कुछ नहीं है, इस चेन रूल में कह रहा है कि जो फंक्शन रह गया ना, उसको यहाँ पे डिवाइड मारो और डिफरेंशिएट कर दो। जिसके रेस्पेक्ट में था उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर बोल दो। टीचर खुश, आपका आंसर सही। और आंसर होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सीखे कि नहीं सीखे? क्यों? तो ये इंडेफिनिट है, तो साथ में क्या लगा दोगे? प्लस सी। खुश कर देना टीचर को और नंबर ले जाना। भाई समझ में आ रहा है? भाई जब तक बेसिक नहीं, नींव तैयार नहीं होगा अपने क्लास का, जब तक नींव मजबूत नहीं करूंगा मैं, तब तक तो आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले ये तैयार कर लो जल्दी से, आगे सुनना। अगर इसी तरीके से सर, अगर मान लीजिए साइन a प्लस बी होता, और मान लीजिए साथ में a प्लस बी और रिप्रेजेंटेशन के बिहार पे अगर मैं कह देता कर दो इसको डिफरेंशिएशन, a प्लस बी रहने दो, इसको थोड़ा सा चीजों चेंज करता हूं, थोड़ा टिपिकल बनाता हूं तुम्हारे लिए। x² प्लस x प्लस 1 और साथ में लिख दो dx। अब क्या होता भाई? साइन थीटा है ना सर, अभी जस्ट आपने सिखाया। साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा तो हो गई, थीटा क्या है यहाँ पे? ये पूरा है x² x प्लस 1, और जो ये थीटा रहता है उसको डिवाइड करके, अभी तो आपने सिखाया डिफरेंशिएट कर देना है। और डिफरेंशिएट करना तो आपने लास्ट क्लास में ही सिखा दिया था सर,
तो आंसर तो लिख ही दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, आंसर होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जो था वो तो रहेगा ही, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस वन, वन का होता है 0, एक्स के रेस्पेक्ट में आंसर होगा ये वाला। बताओ कोई समस्या, देख लो भाई, देख लो, आप कमेंट दे सकते हो, ज्यादा स्पीड हो रहा तो स्लो कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपके पास सब डाटा है, आप 1.5x में चला लो, 2x में चला लो, 2.5x में चला लो, जैसे चलाना चला लो, लेकिन प्रॉपर तरीके से देख लो भाई, चीजें समझ ना आए तो फिर बता देना, ठीक है। आगे सुनिएगा, इस चीज का फायदा क्या क्या है। इस चीज का फायदा ये है कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस कई तरीके से आते हैं जब भी एग्जाम्स में, ठीक है, जो कि मोशन स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन देके बैठ गया क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन कैसे दे दिया, मान लो t की पावर 4 प्लस t की पावर 2 प्लस 1 ऐसे दे दिया, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला कि कैलकुलेट करो वेलोसिटी। भाई साहब बच्चे पागल हो गए यार, एक्सेलरेशन दे दिया, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी के लिए तो टीचर ने ज्ञान दिया था v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, का ये रूल लगाना है क्या, ठीक है, और ये इसमें इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज का दिमाग खराब हो जा रहा है कि करना क्या है। तो बच्चों मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, सबसे पहले किसके किसके बीच का रिलेशन है, ए और वी के बीच का रिलेशन है ना, तो सबसे पहले ए और वी के बीच का रिलेशन सोचो, तो ए और वी के बीच का रिलेशन क्या है, dv अपॉन dt, जहां जो वैल्यू डिमांड कर रहा है वो वैल्यू वहां पे लिख दो, जहां जो वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो ए की जहां वैल्यू कितना है, t की पावर 4 t की पावर 2 प्लस 1, ठीक है, और साथ में क्या लिख दिया dv, और साथ में क्या लिख दिया dt, कोई दिक्कत। डिमांड क्या किया आपने, वेलोसिटी, डिमांड क्या किया आपने, वेलोसिटी डिमांड करा, डिमांड आपने वेलोसिटी करा, तो भाई एक बात बताओ, नहीं तो मेरे साथ दोहराओ, एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dz z, dv का क्या होगा v। इसका मतलब है सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर दोगे, t4 प्लस t2 प्लस 1, और ये dt इधर आएगा तो साथ में क्या हो जाएगा dt, और ये dv एक साइड रह जाएगा, और dv को v बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाबू, dv को v बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और dv को v बनाते ही तुम्हारा आंसर अपने साथ आ चुका होगा। लेकिन बच्चे कह रहे हैं मन में कि सर अभी जस्ट हमने एक चीज याद करवाया, dx का x, dy का y, dv का v, सर ये चीज ही तो समझ नहीं आ रहा है कि dx का x हुआ कैसे, dx का x हुआ कैसे, तो देखो ये भी बेसिक बात कह रहा हूं, dx का x ऐसे हुआ, या कुछ नहीं है तो कौन है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मानते हो कि नहीं मानते हो, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 को x टू द पावर n फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं सर, x की पावर 0 और साथ में dx। अब फिर से वही रूल, क्या रूल कहता है, रूल यही कहता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n को किस तरह से लिखा जाएगा, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x की पावर 0 है तो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाएंगी, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, एंड द आंसर बिकम्स x। सो dx का क्या होता है x, सिमिलरली dy का क्या होगा y, dz का क्या होगा z, dk का क्या होगा k, तो इस तरह से dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब, dv का इंटीग्रेशन होगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया v। फाइनली वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट आंसर, सो लुक हियर एवरीवन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं वेलोसिटी का, एंड द वेलोसिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय v, dv का क्या हो जाएगा v, और इंटीग्रेशन तोड़ दो, t की पावर 4 और साथ में क्या लिखा है dt, प्लस t की पावर 2 साथ में क्या लिखा है dt, प्लस 1 dt बोले तो 1, और साथ में क्या लिखा है dt। अब एक बात बता भाई, एक इंटीग्रेशन ये, एक इंटीग्रेशन ये, कितना इंटीग्रेशन है, 3 इंटीग्रेशन है, t की पावर 4 का आंसर क्या होगा, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या रूल क्या कहता है, n प्लस 1, n प्लस 1 भूलना नहीं है, n प्लस 1 याद रखना है, n प्लस 1, t की पावर 4 का मतलब हो गया 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ऊपर 5 तो नीचे भी 5, और t की पावर 2 का मतलब क्या होगा, t की पावर 2 का मतलब होगा 3 अपॉन 3, फिर से dt का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, dx का x, dy का y, dz का z, तो dt का t, तो आंसर आया अपने पास t का 5 प्लस 3, अगर क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है तो लिमिट लगा देना, और आंसर इस तरह से जयराम जी की हो जाएगा। ये था बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो और भी भयंकर भयंकर है भाई, एक से बढ़कर एक इंटीग्रेशन क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमारे काम लायक जो डाटा है 3-4 ही डाटा है जिसको तुम्हें याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला, जिसमें फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तुमको एक रूल बता दिया साइन थीटा कॉस थीटा वाला कि साइन x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या होगा, दैट इज अ sin x। सिंपल है भाई, सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कभी कभी पूछ लेता है बेटा, e की पावर क्या होगा ex। सर एक बार एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मेंस लेवल में एक जनरल क्वेश्चन आया
e की पावर x की पावर 4, ठीक है, बोला इंटीग्रेट करो, ठीक है भाई क्या ही है इंटीग्रेशन यार, हलवा है। रूल क्या कहता है, ex का ex होगा, सिंपल आंसर क्या होगा, e की पावर x पावर 4। भाई क्या ये आंसर सही है, गलत है, गलत है। पूछो क्यों गलत है, क्योंकि रूल कह रहा है e की पावर x पावर 4 का तो फॉर्मेशन ये बन गया, क्या तुमने इसको किया, रूल अकॉर्डिंग टू द चेन कंसेप्ट, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन है तो नीचे ध्यान देना, डिफरेंशिएशन रहता है तो मल्टीप्लाई करके सीधा डिफरेंशिएट करते हैं और बचा हुआ चीजों को, नहीं तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करके करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करके करते हैं, तो डिवाइड करना है अपॉन डी बाई डी एक्स और x की पावर 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, e की पावर x की पावर 4 अपॉन 4x की पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और एक बात और बता दूं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन होगा log x या ln x, ये तरह से ध्यान रखिएगा, ये सब डाटा को ध्यान में रखना, सबके साथ प्लस ही लगा देना, क्योंकि ये सब का सब क्या है, इंडेफिनिट वाली केसेस कर रहा हूं मैं। बहुत ही फास्ट चीजों को समझाया मैंने, क्योंकि हमारे पास काफी बड़े बड़े सिलेबस से टॉपिक्स है जिसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। अगला जो मैं टॉपिक में आ रहा हूं वो टॉपिक रहेगा कैलकुलस का ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 से, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन से लेकर के वेव एंड ऑसिलेशन तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन के कलेक्शंस को लेके आऊंगा ताकि आपका कुछ भला हो जाए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।